हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ शिवम दीक्षित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब परिवार वीएस एकेडमी में। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था लॉज ऑफ मोशन में। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिया था हम लोगों ने, जिसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, जड़त्व का नियम बोलते हैं। और हम लोगों ने स्पीड, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा पढ़ लिया था। आज हम लोग की सेकेंड क्लास है किसकी, लॉज ऑफ मोशन। मोशन भी जाना था हम लोगों ने कि मोशन क्या होता है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आगे के दो लॉज पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पहले पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, ठीक है ना। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, तो पहले समझिए कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। ये रोड है, ठीक है, ये रोड है, ठीक है। एक रोड पे साइकिल जा रही है एंड अनदर रोड पे कार जा रही है, ठीक। इसका क्या होगा, मास होगा कुछ, ठीक है। इस कार का क्या होगा, मास होगा कुछ, ठीक है। दोनों का कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा, ठीक है। उसका स्मॉल एम है, इसका मान लिया हमने क्या है, कैपिटल एम है, ठीक है। दोनों क्या है, खड़ी हुई हैं। दोनों जो हमारी बाईसाइकिल एंड कार हैं, दोनों अभी खड़ी हुई हैं, रेस्ट पोजीशन में है। इनको चलाने के लिए हम क्या करेंगे, इनको चलाने के लिए हम पीछे से क्या देंगे, फोर्स देंगे। दोनों को चलाने के लिए हम पीछे से क्या देंगे, धक्का लगाएंगे, फोर्स देंगे। तो जब हम धक्का लगाएंगे और फोर्स देंगे तो दोनों क्या होंगी, चल पड़ेंगी। दोनों क्या होंगी, चल पड़ेंगी। तो हम एक चीज़ देखेंगे, जब साइकिल पे धक्का लगाएंगे, साइकिल पे जब हम धक्का लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, फोर्स देंगे, तो हमें कम धक्का लगाना पड़ेगा, कम फोर्स देना पड़ेगा। जब कार में लगाएंगे तो हमें ज़्यादा धक्का देना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से एक चीज़ पता चलती है कि जो फोर्स होता है हमारा, जो हमारा फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है या फिर अनुक्रमानुपाती है किसके, मास के। जो हमारा फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं कि मान लिया ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रही है। हमने इस पे क्या किया, पीछे से फोर्स लगाया। 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रही थी, हमने इस पे क्या किया, पीछे से फोर्स लगाया। फोर्स लगाया तो हमने यहाँ पे क्या देखा, फोर्स लगा के हमने इसकी जो वेलोसिटी थी वो क्या कर दिया, 20 मीटर पर सेकेंड कर दिया। वेलोसिटी को हमने इसकी 20 मीटर पर सेकंड कर दिया। तो हमने देखा यहाँ से 10 से 20 होने में वेलोसिटी, हमें जो समय लगा वो 10 सेकंड लगा, ठीक है। हमें जो समय लगा वो 10 सेकंड लगा, ठीक है। तो जो हमको 10 से, तो हम यहाँ से क्या देखेंगे कि ये जो हमने फोर्स लगाया, कोई ऑब्जेक्ट था, उसकी वेलोसिटी 10 थी, हमने उस पर फोर्स लगा के उसकी वेलोसिटी क्या कर दी, 20 कर दी। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, एक्सेलरेशन देखेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर एक्सेलरेशन देखेंगे 10 सेकंड में, ठीक है। हम देखेंगे कि 10 सेकंड में कितना चेंज हुआ, 20 10 कितना, इतना। 10 सेकंड में कितनी ज़्यादा स्पीड बढ़ी, वेलोसिटी कितनी बढ़ी, तो 20 माइनस 10, 10 ही तो बढ़ी। मतलब अगर हम एक का निकालें कि 1 सेकंड में कितनी बढ़ी, 1 सेकंड में कितनी बढ़ी, तो 20 माइनस 10 अपॉन 10, मतलब कितना, 1 मीटर पर सेकंड, है ना। मतलब 1 बढ़ी, ठीक है। 10 था, 20 हुआ, कितना बढ़ रहा है, 10 सेकंड लगा 10 से 20 होने में, मतलब 1 सेकंड में 1 मीटर बढ़ रही है। तो मतलब 1 सेकंड में 1 मीटर बढ़ रही है, ठीक है। अगर हम क्या करें, 1 मिनट में, 1 सेकंड में 1 मीटर बढ़ रही है। अगर हम फोर्स क्या करें, यहीं पे फोर्स हम थोड़ा और क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। अभी ये 1 सेकंड में 1 मीटर बढ़ रही है, हम फोर्स थोड़ा और बढ़ाएंगे तो एक सेकंड में कितना मीटर बढ़ने लगेगी, 2 मीटर बढ़ने लगेगी। अभी 1 सेकंड में 1 मीटर बढ़ रही है, बट जब हम फोर्स क्या करेंगे, फोर्स हम यहाँ पर इंक्रीज करेंगे, फोर्स हम यहाँ पर इंक्रीज करेंगे तो उसी 1 सेकंड में 2 मीटर बढ़ने लगेगी। हमको क्या करना होगा, फोर्स बढ़ाना होगा, क्या करने के लिए, उसकी वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। एक्सेलरेशन को बढ़ाने के लिए, एक्सेलरेशन है ना ये,
एक्सेलरेशन 1 है अभी, जब हम और फोर्स बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तब ये 1 सेकंड में कितना 2 मीटर बढ़ेगी। तो मतलब हमको क्या समझ में आता है, जब हम फोर्स बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, हमारा एक्सेलरेशन बढ़ेगा। हम फोर्स बढ़ाएंगे तो हमारा एक्सेलरेशन बढ़ेगा, फोर्स बढ़ाने पर एक्सेलरेशन बढ़ेगा, मतलब हमारा त्वरण बढ़ेगा। तो हमारा फोर्स भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्सेलरेशन के। तो इन दोनों को हम क्या करें, एक कर दें, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए। ठीक है, जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग के बोलते हैं, और एम ए। ठीक है, के की वैल्यू यहाँ पर 1 मानी जाती है, के की वैल्यू यहाँ पर 1 ली जाती है, मतलब क्या आया, F इज इक्वल टू एम इंटू ए। ये हमारा क्या है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, गति का दूसरा नियम है हमारा कि जो फोर्स है वो कोई भी ऑब्जेक्ट, जिसका कोई भी ऑब्जेक्ट है तो मास होगा उसका, तो कोई भी ऑब्जेक्ट के मास और एक्सेलरेशन के मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, फोर्स के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, F इज इक्वल टू एम इंटू ए, फोर्स क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर है। क्या बताया हमने कि जो F है, फोर्स है, वो बराबर है किसके, m इंटू ए के, m इंटू ए के। फोर्स की जो यूनिट होती है क्या होती है, न्यूटन होती है। ठीक है, मास की क्या होती है, किलोग्राम होती है। एक्सेलरेशन की क्या होती है, एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्स की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं। किलोग्राम को हम क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम को हम 1000 ग्राम लिख सकते हैं। मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। सेकेंड स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। ठीक है, न्यूटन बराबर, ये 1000 है, 3 जीरो है, और ये क्या है, 2 जीरो। जीरो को हम क्या करें, एक साइड कर लें, तो 1 2 3 4 5 जीरो हो गया। अंदर क्या हो गया, ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है यहाँ पे, न्यूटन भैया हैं। ठीक, 10,000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10,000 को हम 10 की पावर 5 लिख सकते हैं। देखो जितने ही जीरो होते हैं हम 10 लगा के उतने डिजिट ऊपर क्या लिख देते हैं, तो 10 की पावर 5। देखो ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर को याद रखना बोला जाता है डाइन। ठीक है, क्या बोला जाता है, डाइन बोला जाता है, याद रखना। ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर को डाइन बोला जाता है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसको, डाइन बोलते हैं। देखो 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होता है। दोनों फोर्स की ही यूनिट हैं, ठीक है, दोनों फोर्स की ही यूनिट हैं। जो हमारा न्यूटन है वो MKS सिस्टम में है, MKS में है, और जो हमारा डाइन है वो CGS सिस्टम में है। ठीक है, CGS पद्धति में और ये MKS पद्धति में, दोनों ही फोर्स के क्या है, यूनिट हैं। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। ये याद रखना है आपको, ये क्या करना है, याद रखना है। अब हम लोग देखेंगे कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, लीनियर मोमेंटम मतलब रेखीय संवेग।
ठीक है। रेखीय संवेग क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है 11th 12th में पढ़ा होगा, है ना। पंखा घूम रहा होता है, जैसे ऊपर पंखा घूम रहा है तो वो क्या करता है, एक एक्सिस के अराउंड ही घूमता है, एक एक्सिस के अराउंड घूमता है। वो कैसा मोशन कर रहा है, वो रोटेशनल मोशन कर रहा है। तो वहाँ पे भी क्या हम मोमेंटम निकालते हैं। सीधी गति में अगर कोई सीधी लाइन में अगर कोई चीज़ गति कर रही है, सीधा चल रही है, तो उसमें कैसा मोमेंटम होगा, कोई भी चीज़ मोशन में है तो उसमें मोमेंटम होगा। सीधे अगर एक लाइन पे चल रही है तो उसमें कैसा मोमेंटम होगा, लीनियर मोमेंटम होगा। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, रेखीय संवेग क्या होता है, मान लिया हमने ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका जो मास है वो m है, उसका मास क्या है, m है, और वो कुछ वेलोसिटी से क्या है, कुछ वेलोसिटी से गतिमान है, कुछ वेलोसिटी से चल रहा है। उसका जो लीनियर मोमेंटम होगा वो p होगा, उसका जो लीनियर मोमेंटम होगा वो p होगा, क्योंकि लीनियर मोमेंटम को हम लोग p से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला यहाँ से क्या बन के आता है, फॉर्मूला बन के आता है p इज इक्वल टू एम वी। फॉर्मूला क्या बन के आता है, p इज इक्वल टू एम वी। और यूनिट क्या होगी इसकी, मास की होती है किलोग्राम और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये होता है हमारा क्या, लीनियर मोमेंटम। आगे अभी एग्जांपल से समझते हैं, बढ़िया से समझ में आएगा। देखो एक ये हमारी कार है, एक वो हमारी कार है। इसका मास m है, इसका मास भी क्या है, मास तो सेम ही रहेगा, m ही m रहेगा। ठीक है, ये देखो वेलोसिटी से जा रही है। ठीक है, ये वेलोसिटी से जा रही है, तो इसकी वेलोसिटी क्या है, मान लिया इसकी वेलोसिटी v है। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी क्या है, इसकी वेलोसिटी भी v है। ठीक है, पहले ये कुछ स्पीड से जा रही थी, फिर आगे क्या हुआ, जब हमने इस पर फोर्स लगाया, तो इसकी वेलोसिटी क्या हुई, बढ़ गई। मान लिया ये v1 है, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ के क्या हो गई, v2 हो गई। ठीक है, एक कार थी, हमने उस पर फोर्स लगाया, उसकी वेलोसिटी क्या हुई, इंक्रीज़ हो गई, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो गई। तो देखो मास सेम रहेगा, कार जितनी भारी थी, कार का जो मास था उसमें कोई डिफरेंस या फिर चेंज नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा। बट जो उसकी गति होगी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। पहले v1 थी, फिर क्या हो गई, बढ़ी हुई गति v2 हो गई। इसमें जो हमको समय लगा, इस समय जो समय था वो t1 था। जब बढ़ी हुई जो वेलोसिटी थी उस समय हमारा, हमने मान लिया जो समय था वो क्या हो गया, t2 हो गया। क्या हो गया, t2 हो गया। तो जो इसमें हमारा p निकल के आएगा, हमारा जो लीनियर मोमेंटम इस कार का होगा, इसका मान लिया p1, तो p1 बराबर क्या होगा हमारा m v1। ठीक है, इसमें हमारा p2 बराबर क्या होगा, m v2। ठीक है, क्या होगा, p1 m v1 p2 m v2। ठीक है, अब हम देखेंगे चेंज इन लीनियर मोमेंटम। चेंज क्या हुआ, चेंज हो रहा है ना, यहाँ से पहले भाई कुछ स्पीड थी, फिर हमने फोर्स लगा के स्पीड को क्या इंक्रीज कर दिया, तो फिर कुछ हो गया। तो हम चेंज इन लीनियर मोमेंटम देखेंगे। चेंज इन लीनियर मोमेंटम, देखो चेंज, देखो ये p1 है, वो p2 है, तो p2 माइनस p1 कर दें, p2 माइनस p1 कर दें, तो p बराबर क्या होगा, चेंज जब डिफरेंस निकालेंगे तभी तो होगा, मतलब p2 माइनस p1। आगे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, p2 माइनस p1, मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो m इसमें भी है, m इसमें भी है, दोनों सेम है, दोनों का मास क्या है, सेम है। तो m हम क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। m हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। m कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, v2 माइनस v1 बचा अंदर, तो अंदर क्या बचा हमारा, v2 माइनस v1 बचा। ठीक है, अब देखो हमने देखा कि कार थी, कुछ उसका वेट था, मास था, और कुछ वेलोसिटी से जा रही थी। हमने फोर्स लगा के उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर दिया। हमने फिर चेंज इन लीनियर मोमेंटम देखा, तो p इज इक्वल टू m v2 माइनस v1। ठीक है, अब हम देखना चाहते हैं कि एक सेकंड में कितना बढ़ रही थी, है ना। अब हम क्या देखना चाहेंगे, रेट, हमको यहाँ पे रेट चाहिए। देख लिया बदलाव तो हो रहा है, पर हम ये देखना चाहेंगे कि एक सेकंड में कितना हुआ।
ठीक है। तो जब 1 सेकंड में निकालने का मतलब कि हम t से डिवाइड करेंगे, t से डिवाइड करते हैं तभी तो हम लोग रेट बोलते हैं, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। वेलोसिटी के चेंज में जब हम t से डिवाइड करते हैं तो रेट बोलते हैं, है ना। कोई चीज़ आपने 500 रुपये की आपने कोई चीज़ 100 खरीदी, एक कितने की खरीदी, एक का आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, 500 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो वहाँ पे आपको एक का पता चल जाता है। तो वही तो हम कहते हैं उस सामान का क्या है, वो रेट है। रेट निकालेंगे तो रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग के परिवर्तन की दर, ठीक है। रेखीय संवेग के परिवर्तन की दर देखेंगे तो t से क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा p अपॉन क्या हो जाएगा, t, ठीक है। p अपॉन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। इधर हमारा क्या हो जाएगा, m कहाँ गया, ये रहा, m v2 माइनस v1 अपॉन क्या हो जाएगा हमारा, t हो जाएगा, ठीक है। तो हमको एक चीज़ पता है, हमें क्या पता है कि v2 माइनस वी1 अपॉन टी क्या होता है, v2 माइनस वी1 अपॉन टी। देखो वेलोसिटी में चेंज अपॉन टाइम मतलब रेट, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। तो मतलब यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, m इंटू ए आ जाएगा, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम हमने क्या देखा, p बाई टी m v2 माइनस वी वन बाई टी। हमको एक चीज़ पता है कि जो v2 माइनस वी वन अपॉन टी होता है, इतना वाला जो हमारा पोर्शन है, ये वाला जो हमारा पोर्शन है, ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, a बोलते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन, त्वरण होता है। तो m इंटू ए हो गया, ये क्या है t। हमको एक और चीज़ पता है, m इंटू ए क्या होता है, अभी हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा कि m इंटू क्या m इंटू ए क्या होता है, फोर्स होता है ना। मास और एक्सेलरेशन का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, फोर्स होता है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स लिख सकते हैं। मतलब यहाँ से क्या निकल के आया, p बाई टी बराबर फोर्स, अच्छा देखो यहाँ से जो ये फोर्स हमारा निकल के आया है, यहाँ से जो ये हमारा फोर्स निकल के आया है, ये वही फोर्स है जो यहाँ पर हम इस गाड़ी में जो हम लगा रहे हैं, इस कार में हमने जो फोर्स अप्लाई किया, ये वही फोर्स निकल कर आया है। तो समझ में आया, एक कार थी, उसका कुछ मास था, वो वेलोसिटी v1 से जा रही थी, हमने उसमें फोर्स लगा के उसके मोमेंटम को क्या किया, चेंज किया, तो उसकी जो वेलोसिटी थी v2 हो गई, इसमें टाइम t1 लगा था, इसमें टाइम t2 लगा। तो जब हम पहली कार का मोमेंटम देखेंगे, लीनियर मोमेंटम देखेंगे, तो p1 इज इक्वल टू m इंटू वी1, दूसरी कार का देखेंगे तो p2 इज इक्वल टू m इंटू वी2, ठीक। तो हमको तो चेंज पता करना है, यहाँ पे ना हम चेंज पढ़ रहे हैं, तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम, तो चेंज क्या होगा, p इज इक्वल टू p2 माइनस वी1। हम जब डिफरेंस करेंगे तभी तो चेंज निकल के आएगा। तो m क्या था, दोनों में था, m हमने कॉमन ले लिया, v2 माइनस वी1 कर दिया, यहाँ से हमको चेंज पता चल गया। बट हमको एक का जानना है, रेट जानना है। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग परिवर्तन की दर जो है, इसमें करेंगे क्या, हम लोग टाइम से डिवाइड करते हैं, किसी को भी टाइम से डिवाइड करेंगे तो रेट निकल आता है, रेट पता चल जाता है। तो p बाई टी m v2 माइनस वी1 बाई टी, हमको पता है v2 माइनस वीवन बाई टी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो p अपॉन टी इज इक्वल टू क्या हो गया, m इंटू ए। हम अभी इससे पहले हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा कि m इंटू ए क्या होता है, फोर्स होता है, हमारा बल होता है। तो p बाई टी इज इक्वल टू क्या निकल के आया, फोर्स। और ये फोर्स वही निकल कर आया है जो फोर्स हमने सबसे पहले फर्स्ट वाली कार पे अप्लाई किया था, ठीक है। तो हमको यहाँ से लीनियर मोमेंटम की एक चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। हमने जो फोर्स अप्लाई किया था, हमने जब चेंज निकाला तो वही फोर्स निकल के आया। एक चीज़ हम यहाँ पर देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि जो ये टाइम है और जो हमारा फोर्स है, ये एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती हैं। मतलब अगर जब टाइम क्या होगा, टाइम घटेगा तो फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। जब हमारा टाइम बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, घटेगा।
एक चीज़ समझ में आई यहाँ से कि जब हम समय कम लगाएंगे तो फोर्स ज़्यादा लग रहा होगा वहाँ पे, फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो समय क्या होगा, कम लग रहा होगा वहाँ पे। अभी आपके सामने कोई बैठा है, आप अचानक से उसके बहुत तेज झापड़ मार दो एक, तो उसको बहुत तेज चोट लगेगी, क्योंकि आपने अचानक से तेज़ी से मारा, समय क्या किया, कम लगाया, तो फोर्स क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। किसी को आप धीरे से मारो तो समय क्या है, आप ज़्यादा लगा रहे हैं, तो चोट क्या है, धीरे लगेगी। यहीं से यही का कॉन्सेप्ट है वो मोमेंटम का। ठीक है, आपने मैच खेला होगा कभी या देखा होगा, लोग कैच पकड़ते हैं ऐसे करके, ऐसे पीछे की ओर ले जाते हैं, ऐसे करके पीछे की ओर ले जाते हैं, इसी वजह से ले जाते हैं क्योंकि वहाँ भी क्या है, यही मोमेंटम होता है। बॉल आ रही है, बैट्समैन ने मारा, फोर्स से आ रही है, बहुत तेज आ रही है, आपने डायरेक्ट पकड़ा तो आपके हाथ में चोट लगेगी और बॉल लड़के वापस भी जा सकती है। आपने अगर तुरंत पकड़ लिया, मतलब उसमें समय क्या किया आपने, पकड़ने में समय कम दिया, फोर्स ज़्यादा होगा तो चोट लगेगी और बॉल निकल कर चली जाएगी। बट आप बॉल पकड़ के क्या करते हैं, पीछे की ओर लाते हैं, मतलब उस बॉल की जो गति थी उसको रोकने में क्या कर रहे हैं आप, समय ज़्यादा दे रहे हैं। समय ज़्यादा दे रहे हैं तो फोर्स क्या होता है, कम लगता है। जब आप समय ज़्यादा दे रहे हैं, समय ज़्यादा दे रहे हैं तो फोर्स क्या है, कम लग रहा है। फोर्स कम लग रहा है तो मतलब चोट कम लगेगी, चोट नहीं लगेगी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, दूसरा हाँ, आप देखिए अगर कोई ऊपर से आपके ऊपर कूदे, आप खड़े हों कूद जाए तो आपको बहुत तेज से लग जाएगी, पर अगर वो कूद रहा हो, आप पकड़ के यूं करेंगे, नीचे की ओर ले जाएंगे तो आप पकड़ सकते हैं उसको, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप टाइम बढ़ा रहे हैं तो फोर्स कम हो जाता है, आप फोर्स बढ़ा रहे हैं तो टाइम क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये मोमेंटम और फोर्स यहाँ से क्लियर है। ठीक है, लीनियर मोमेंटम, ये कॉन्सेप्ट डे टू डे लाइफ में बहुत यूज होता है। ठीक, अब हम देखेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन। पढ़ने से पहले एक और चीज़ पढ़ेंगे जो कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन जिस पर बेस्ड है। ठीक है, गति का तृतीय नियम जिस चीज़ पर बेस्ड है, जिस चीज़ पर आधारित है, वो चीज़ पहले पढ़ेंगे। ठीक है, द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग के संरक्षण का नियम। ठीक है, रेखीय संवेग के संरक्षण का नियम। देखो, रेखीय संवेग के संरक्षण के नियम का क्या मतलब है, मतलब ये है कि मान लिया हमने कि ये कोई एक बंदा है, साइकिल पर बैठा है, साइकिल चला रहा है, जिसका वेट कितना है, जिसका वेट कितना है 150 kg। इनका वेट कितना है 150 kg। दूसरा भी एक इनके साथ बैठा है। ठीक है, इन्हीं के साथ कोई और बैठा है जिसका वेट क्या है 50 kg, जिनका वेट क्या है 50 kg। तो हम यहाँ से एक चीज़ देखेंगे कि, और ये वेलोसिटी मान लिया 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं, 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहे हैं, 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे मोमेंटम की बात करें कि मोमेंटम क्या होगा यहाँ पर, तो मोमेंटम अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा, क्या होता है, P = m × v। ये हमारा क्या होता है, मोमेंटम होता है। तो P = m हमारा कितना है 150, मास और 50 मतलब 200, गुणे v कितनी वेलोसिटी से जा रहे हैं 3, तो मतलब यहाँ पे जो p निकल के आया हमारा कितना निकल के आया 600। मोमेंटम हमारा कितना निकल के आया 600। यूनिट क्या होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड।
तो हमारा जो यहाँ पर मोमेंटम निकल के आया वो कितना आया, 600। ठीक, अब देखते हैं। फिर धीरे से हमने बिना कोई फोर्स लगाए, विदाउट अप्लाइंग एनी फोर्स ऑन बाईसाइकिल, हम क्या करेंगे, इस 50 किलोग्राम वाले बंदे को धीरे से ऊपर की ओर उठा लेंगे। कोई फोर्स हमने साइकिल पर नहीं लगाया, हल्के से बस पीछे वाले बंदे को क्या किया, उठा लिया। तो इस साइकिल के पर जो वेट है वो कितना हो गया, 150 किलोग्राम। अब आप पूछें कि यहाँ पे क्या वेलोसिटी बढ़ेगी, वेट कम हुआ है, मास कम हुआ है, जाहिर सी बात है कि वेलोसिटी बढ़ेगी। हम देखेंगे यहाँ पर कि कितनी बढ़ेगी। तो यहाँ पर कितना हो गया, वेट हो गया, मास हो गया यहाँ पर 150 kg। ठीक है, मास हो गया यहाँ पर 150 kg। वेलोसिटी अब 3 नहीं होगी, वेलोसिटी अब हम निकालेंगे कि कितनी हो गई होगी। एक चीज़ यहाँ पर हम देखेंगे कि जब हम किसी भी वस्तु, चलती हुई वस्तु पे, किसी भी वस्तु पे हम अगर कोई बाहर से फोर्स नहीं लगा रहे हैं, हम बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो उसका जो मोमेंटम होगा उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। हमने अभी इससे पहले कार का एग्जाम्पल पढ़ा, जब हम चेंज इन लीनियर मोमेंटम पढ़ रहे थे तो हम वहाँ पर चेंज ही पढ़ रहे थे। तो हमने देखा वहाँ पर चलती हुई गाड़ी पे हमने फोर्स लगा के उसकी गति में क्या किया, परिवर्तन किया, V1 से V2 किया था। बट यहाँ पर हमने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया है। मतलब अगर हम किसी भी वस्तु पर कोई भी बाहर से बल अप्लाई नहीं करते हैं तो उसका मोमेंटम बदलता नहीं है। मतलब हम यहाँ से क्या देखेंगे, P बराबर m इंटू वी। P कितना था, 600, तो अभी भी कितना रहेगा, 600, क्योंकि मोमेंटम में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, संवेग में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये कितना रहेगा हमारा, 600 ही रहेगा। इज इक्वल टू m अब कितना हो गया है, 50 किलोग्राम वाले को उठा लिया है तो कितना हो गया, 150 किलोग्राम। ठीक है, v कितना होगा, v तो निकालना है हमको, तो v बराबर हो जाएगा 600 बटे 150, मतलब 0 से गया 0 और 15 4 जा 60, तो v बराबर आ गया 4 मीटर पर सेकंड। 4 मीटर पर सेकंड। पहले कितनी थी वेलोसिटी, 3 मीटर पर सेकंड, अब वेलोसिटी कितनी हो गई है, 4 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी में एक की क्या हुई है, वृद्धि हो गई, इंक्रीज हो गया है बाई 1। तो यहाँ से हम क्या समझते हैं कि जब किसी भी वस्तु पर हम बाहर से कोई बल लगाते नहीं हैं तो जो उसका मोमेंटम रहता है वो कंजर्व रहता है, संरक्षित रहता है। उसमें जो गतिमान वस्तु में जो भी मोमेंटम होगा, अगर हम बाहर से उस पर वज़न की कमी करते हैं, वज़न में हम डिफरेंस कर सकते हैं, बट हम कोई भी बल नहीं लगाएंगे, विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट, तो क्या होगा, जो उसमें मोमेंटम होगा, जो उसका संवेग होता है वो संरक्षित रहता है, मतलब कंजर्व रहता है। ठीक है, एक और एग्जांपल आगे समझते हैं, अभी अच्छे से क्लियर होगी बात, समझ में आएगा। हमने मान लिया, हमने क्या किया, हमने मान लिया ये दो हैं हमारे पास, क्या मान लिया, ये दो हैं हमारे पास बॉम्ब। क्या है, बॉम्ब है। इस बड़े वाले का जो मास है वो कैपिटल M है, इस छोटे वाले का जो मास है वो स्मॉल m है। ये दो क्या है, बॉम्ब हैं। दो क्या हैं, बॉम्ब हैं। अभी ये क्या है, रखे हुए हैं। क्या है, रखे हुए हैं, मतलब किस में है, रेस्ट इन पीस। रखे हुए हैं मतलब किस में है, रेस्ट में है। रेस्ट में है तो वेलोसिटी कितनी होगी इनमें, वेलोसिटी कितनी होगी, 0। रखे होंगे तो वेलोसिटी कितनी होगी, 0, कुछ नहीं चल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0। तो यहाँ पे अगर हम मोमेंटम की बात करें, P हमारा कितना होगा, तो मास हम दोनों को जोड़ देंगे, कैपिटल M प्लस स्मॉल m गुणे V हमारा यहाँ पे कितना है, 0, मतलब अभी इसमें मोमेंटम कितना है, 0 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अभी इसमें मोमेंटम हमारा कितना है, रखे हुए बॉम्ब में मोमेंटम कितना है, 0 है। ठीक है, अभी इसमें मोमेंटम 0 है। कुछ देर बाद देखते हैं कि बॉम्ब क्या होता है, बॉम्ब क्या होता है, फट जाता है। रखा हुआ था, बॉम्ब चल के थोड़ी फटेगा जाके, बॉम्ब में टाइमिंग सेट की गई, रखा है, मोमेंटम अभी 0 है, थोड़ी देर बाद फट जाएगा। फट गया, जब बॉम्ब फट गया तो ये हमारा छोटा वाला बॉम्ब है, ये हमारा छोटा वाला बॉम्ब है, और ये हमारा बड़ा वाला बॉम्ब है। ठीक है, ये ऐसे करके चल दिए। ये बड़े वाले बॉम्ब की वेलोसिटी हमने माना कैपिटल V, छोटे वाले बॉम्ब की हमने वेलोसिटी माना स्मॉल v, ऐसे करके चल दिए। अब एक बात बताइए, हमने कोई भी इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया,
हमने इसको छुआ, ताकत लगाई, दम लगाया, कुछ किया नहीं किया, अपने आप फटा, है ना। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई, बाहर से कोई बल अप्लाई नहीं हुआ, अपने आप बॉम्ब क्या हुआ, फट गया। फिर क्या हुआ, गति में आ गए। क्या हो गया, गति में आ गए। तो इसमें क्या, किस चीज़ में बदलाव नहीं हुआ, क्या नहीं बदला होगा, मोमेंटम नहीं बदला होगा। मोमेंटम क्या रहता है, मोमेंटम संरक्षित रहता है, कंजर्व रहता है, ठीक। तो मोमेंटम पहले कितना था, 0 था। मोमेंटम कितना था, मान लिया, देखो यहाँ से फॉर्मूला देखते हैं। P बराबर क्या होता है, P बराबर mv। P बराबर क्या होता है, mv। और यहाँ पर तो दो हैं, तो देख लेते हैं। P इज इक्वल टू mv। पहले तो दोनों को जोड़ देंगे ना, कोई दिक्कत तो है नहीं, दोनों को जोड़ देंगे। कैपिटल mv प्लस स्मॉल mv, ठीक है। मोमेंटम हमारा कितना था, मोमेंटम तो इसका हमारा 0 था। अगर हम बल नहीं लगा रहे हैं तो मोमेंटम कैसा रहेगा, 0 ही रहेगा। तो 0 बराबर कैपिटल M V प्लस स्मॉल m v। कोई दिक्कत नहीं है। हम एम वी को इधर ले आएंगे, एम वी को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा, स्मॉल एम वी को इधर ले आते हैं। एम वी बराबर माइनस में एम वी, वी को यहीं रखते हैं, वेलोसिटी देखते हैं अगर, तो हो जाएगा m अपॉन कैपिटल M, और ये हो जाएगा v। कोई दिक्कत है यहाँ पर नहीं है, ये माइनस में है, ठीक है। किस में है, माइनस में है। अब अगर अच्छा हम मान लेते हैं, हमने मान लिया कि जो छोटा वाला बॉम्ब है हमारा, छोटा वाला बॉम्ब है, अगर ये पॉजिटिव हो, अगर ये क्या हो, पॉजिटिव हो, तो यहाँ पर हम देखेंगे अगर ये क्या हो, पॉजिटिव हो, मास तो पॉजिटिव होगा ही, ये भी पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव 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 एंड पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया, नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया, नेगेटिव। मतलब ये क्या है हमारा, नेगेटिव हो गया, ठीक है। वेलोसिटी क्या हो गई हमारी, कैपिटल वी जो है क्या हमारा, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब यहाँ पर ये है कि ये डायरेक्शन को बता रहा है। क्या बता रहा है, दिशा को बता रहा है, डायरेक्शन। मतलब स्मॉल वाला जो बॉम्ब है हमारा वो उस डायरेक्शन में जा रहा है, तो पॉजिटिव है, उस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर ये नेगेटिव आया है, कैपिटल वी नेगेटिव आया है, मतलब ये उस डायरेक्शन में नहीं जाएगा, ये किधर जाएगा, गड़बड़ बना है, ये किधर जाएगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। कैपिटल वी हमारा अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। कैपिटल वी हमारा किधर जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। अब सही हो गया है, ठीक है। यहाँ से हम फॉर्मूला निकालते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये हमने डायरेक्शन जानने के लिए इतना देख लिया, अब हम माइनस का साइन यहाँ से क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, v कैपिटल M कैपिटल V इज इक्वल टू स्मॉल m स्मॉल v। ये हमारा फॉर्मूला निकल कर आया है, जो कि क्या है, अत्यधिक महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला आया है निकल कर यहाँ से, ठीक है। इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब इसी पे आधारित एक क्वेश्चन लगाते हैं, तो हम लोग देखते हैं, ठीक। एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो। ठीक है, मान लिया ये क्या है हमारी, GUN क्या है, गन है। फायर किया है इससे गोली को, क्या किया है, गोली को क्या किया है, फायर किया है, ठीक है। इससे गोली को फायर कर दिया है। देखो, जो गोली हमने जब रिवॉल्वर से गोली फायर किया तो उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी जो वेलोसिटी है वो 200 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। क्या है, 200 मीटर पर सेकंड है। और जो उस गोली का जो वेट है वो 20 ग्राम है। गोली का जो वेट है वो क्या है, 20 ग्राम है। हमारी जो गन है इसका वेट क्या है, गन का वेट है 2 kg। गन का वेट है केजी, गन का वेट क्या है, 2 kg। गन का वेट क्या है, 2 kg। तो हमने देखा है, हमको पता है, जब हम गन चलाते हैं तो गन पीछे की ओर क्या करती है, पीछे की ओर झटका देती है। तो हम यहाँ पर ये जानेंगे कि जब हमने गन फायर किया, जो गन से गोली निकली उसका जो वज़न था वो 20 ग्राम था और 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से निकली। हमारे हाथ में जो गन थी उसका जो वज़न था, मास था, वो 2 kg था। तो गन बैक जो आती है, गन बैक किस वेलोसिटी से आएगी, गन जब बैक आएगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी।
तो वो उसी जो हमने फॉर्मूला अभी लिखाया था उसी से हम इजीली निकाल सकते हैं कैपिटल M कैपिटल V इज इक्वल टू एम वी। इस तरह के क्वेश्चन आपने देखा भी होगा, बहुत पूछे जाते हैं, घबरा जाते हैं आप देख के, बाद बहुत ही ईजिली सॉल्व होता है। कैपिटल M कितना है हमारा 2 kg, V कितना है निकालना है, स्मॉल m कितना है 20 ग्राम, 20/1000 कर देंगे क्योंकि ग्राम में दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाई 200 वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 10 2 बार में कटा। ठीक है, तो v बराबर हो गया 4/2, मतलब v बराबर निकल के आया 2 मीटर पर सेकंड। मतलब ये हमारा क्या है आंसर। मतलब जो गन है वो जो बैक आएगी गन वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गन क्या है बैक आएगी। बहुत ही अच्छा से क्या है हमारा आंसर आ गया। तो बहुत ही देखो सिंपल क्वेश्चन था, एक गन है, गन से कोई आदमी गन फायर करता है, 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उससे गोली निकल कर जाती है जिसका वजन 20 ग्राम है, और जो हाथ में गन पकड़ी हुई है उसका वजन 2 किलो है। तो जो गन है वो बैक आने की उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो बैक आने की उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड होगी। 2 मीटर पर सेकंड के वेग से जो गन है हमारी बैक आएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, देखो इससे बहुत अच्छी चीज़ हम समझे। देखो ये कैसे थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे आता है ना। गन से हमने गोली निकाली पर हमने आगे की ओर फायर किया और गन क्या है फिर पीछे की ओर आ रही है, तो उसी से हम क्या जानेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसीलिए हमने बताया कि जो हमारा द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है इसी पर आधारित है हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसी पर आधारित है हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, गति का तृतीय नियम हमारा इसी पर आधारित है। कहता क्या है हमारा गति का तृतीय नियम, मतलब थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सिंपल सी बात कहता है, बहुत ही साधारण सी डेफिनेशन है इसकी। द एवरी एक्शन हैज़, कहता है एवरी एक्शन हैज़, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब भी हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी उतना ही बल उसके विपरीत दिशा में लगाती है, विपरीत दिशा में लगाती है उतना ही बल लगाती है, बट कैसे लगाती है विपरीत दिशा में लगाती है। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। समान बल लगाती है, इक्वल बल लगाती है, अपोजिट लेकिन विपरीत दिशा में लगाती है। हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इसी पर बेस्ड नहीं है, हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो बेस्ड है किस पर, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, रेखीय संवेग के संरक्षण के नियम पर आधारित है हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसमें हमने समझा दिया, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाला नहीं, क्योंकि जो समझाने वाला था वो हमने आपको इससे पहले जो नियम बताया उसमें समझा दिया, और ये पूरा का पूरा उसी पर बेस्ड है। इसके एप्लीकेशन समझ लेते हैं। ये रोड होती है, इट इज़ आवर रोड। ठीक, इस पर हम ऐसे करके चल रहे होते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक, हमने बैक की ओर हम ऐसे ऐसे रोड पर फोर्स देते हैं, फिर रोड हमें क्या करती है, हमने बैक रोड पे फोर्स दिया, फिर रोड हमें फोर्स देती है। ठीक है, विदाउट इस नियम के हम चल भी नहीं सकते। तो हम फिर ऐसे ऐसे करके आगे की ओर चलते हैं। हमने रोड को पीछे की ओर फोर्स दिया, फिर रोड ने हमें धक्का दिया तो हम आगे की ओर आए। फिर हमने देखो हमने ऐसे करके रोड को दबाया, रोड को फोर्स दिया, फिर रोड ने उतना ही धक्का हमको दिया तो हम क्या किए आगे की ओर चल दिए। मतलब एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हमने रोड पर धक्का दिया, रोड ने हमको धक्का दिया। मतलब ये किस में आता है, वॉकिंग ऑन रोड, वॉकिंग ऑन रोड। और दूसरा जब हम बोट पर होते हैं, बोट पर भी यही चीज़ होती है, बोट पर भी यही चीज़ होती है। जब हमको बोट से, देखो बोट से हमको जब, ठीक है, जब हमें बोट से क्या करना है, हमें बोट से यहाँ पे हम खड़े हैं, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, छलांग लगाने जा रहे हैं बोट से। तो हम क्या करते हैं, पहले बोट को ऐसे कूदने से पहले कहते नहीं है कि बैक आना पड़ता है लंबी छलांग लगाने के लिए। तो हम पहले क्या करते हैं, बोट पे ऐसे करके ऐसे कूदते हैं ना, पहले पीछे जाके फिर थोड़ा जंप मारते हैं।
हमने पहले बोट को फोर्स दिया, फिर कूदे, तब बोट ने हमको फोर्स दिया, तो हम बोट ने जो फोर्स दिया उसकी सहायता से आगे की ओर लंबी जंप, लॉन्ग जंप, लंबी कूद ले पाते हैं, दूर तक कूद पाते हैं। क्योंकि हम जब उस पर फोर्स देते हैं बोट पे, तो बोट हमको फोर्स देता है इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम क्या करते हैं कि आगे की ओर जंप कर जाते हैं। दीवार पे आप मारिए, आप जितनी तेज़ दीवार पर मारेंगे उतनी ही तेज़ दीवार आपको मारेगी, आपको चोट लगेगी। आप किसी को मारते हैं तो आपको भी चोट लगती है ना, आपको भी चोट लगती है, पर आप उसके ऐसी जगहों पे मार रहे होते हैं जो सॉफ्ट होता है, आप ऐसी उससे मार रहे होते हैं जो इतना सॉफ्ट नहीं होता है। गाल पे मारते हैं, गाल सॉफ्ट होता है ना। आप किसी के यहाँ पे ऐसे करके मारिए तो बराबर ही लगेगा दोनों को, क्योंकि क्या है, जो रफनेस और सॉफ्टनेस है वो दोनों की क्या है, इक्वल है ना। बिकॉज एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सभी चीज़ क्या है, बराबर। अगर आप किसी को बल देते हैं तो उतना ही बल आपको वापस दे देगा, बट विपरीत डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में। एक और चीज़ समझते हैं, एक और इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ऐसा है कुछ, ठीक, ये हमारा क्या है, रॉकेट है। ठीक, क्या है, रॉकेट है। देखो होता यूँ है कि जो इसके अंदर केमिकल्स और जो फ्यूल भरा होता है वो इसको पहले क्या करता है, नीचे की ओर क्या करता है, नीचे की ओर फोर्स देता है, नीचे की ओर क्या करता है, फोर्स देता है, नीचे की ओर ढेर सारा ऐसे छोड़ता है ना, तो वो क्या करता है, वो एक्शन देता है, वो एक्शन होता है, वो क्या होता है, एक्शन होता है। फिर नीचे से इसको क्या मिलता है, नीचे से क्या, ऐसा थोड़ी है कि इसने वो जो गैस फ्यूल ये सब बर्न करके जो नीचे जो क्या है धुआं निकलता है, ऐसा थोड़ी उस धुएं के उससे उड़ जाता है, ऐसा नहीं है। नीचे वो धुआं देता है, उस वजह से फिर नीचे से इसको ऊपर की ओर मिलता है क्या, जो ये एक्शन देते हैं उसका क्या मिलता है, इनको ऊपर की ओर रिएक्शन मिलता है, तब फिर क्या करता है, रॉकेट उड़ जाता है। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा, जिसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा क्या था हमने कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में रहना चाहेगी, यदि कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहेगी, जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट वांट्स टू मेंटेन देयर पोजीशन ऑफ रेस्ट और मोशन अंटिल एनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, यही हमारा जड़त्व का नियम भी कहता है। ठीक, और सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने क्या पढ़ा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने पढ़ा कि अगर कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसका कुछ वजन है, दूसरी कोई ऑब्जेक्ट है उसका कुछ वजन है, किसी का कम है किसी का ज़्यादा, तो जितना वजन होगा वस्तु का हमको उतना ही बल लगाना पड़ेगा उसको चलाने के लिए, गति में लाने के लिए। दूसरा हम देखेंगे अगर साइकिल से कोई व्यक्ति जा रहा है तो वो पहले उसकी स्पीड जो है वो 1 मीटर, जो एक्सीलरेशन है उसका एक्सीलरेशन है वो 1 सेकंड में 1 मीटर बढ़ रहा है, 1 सेकंड में 1 मीटर बढ़ रहा है। फिर उसने स्पीड साइकिल की तेज़ की, साइकिल की स्पीड तेज़ की, मतलब 1 सेकंड में 2 मीटर बढ़ाने लगा, 1 सेकंड में 1 मीटर से 1 मीटर में 2, 1 सेकंड में 2 मीटर बढ़ाने लगा। तो उसको वो स्पीड जो एक्सेलरेशन था इंक्रीज करने के लिए पैडल तेज मारना पड़ा होगा, पैडल तेज मारने के लिए उसको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ा होगा, फोर्स ज़्यादा लगाया होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा हुआ, मतलब फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना मास होगा उतना ही क्या लगाएंगे हम, फोर्स लगाएंगे चलाने के लिए वस्तु को, मतलब फोर्स भी क्या है, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स ही क्या है, एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो फोर्स तो क्या निकल के आया था, फोर्स बराबर m के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था a के भी, तो F बराबर m/a। दिस इज आवर सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फिर हमने क्या पढ़ा, लीनियर मोमेंटम पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मतलब अगर कोई वस्तु है उस पर अगर कोई बाहर से बल नहीं लगाया जा रहा है तो उसका जो मोमेंटम है, वो संवेग है, वो संरक्षित रहता है, मोमेंटम उसका कंजर्व रहता है। उसी पर बेस्ड हमने क्या देखा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये हमारी मोशन की, लॉज ऑफ मोशन की क्लास समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर